मनी मंत्रा में आपका स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है निवेशक किस प्रकार पॉन्जी स्कीम से बचें। पॉन्जी स्कीम में निवेशकों के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो किसी न किसी रूप में हम सब ने एक पॉन्जी स्कीम का सामना किसी न किसी समय किया है। इसको आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कह सकते हैं, इसको आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कह सकते हैं, आसान शब्दों में चिट फंड्स या कमेटी भी कहा जाता है। इसको कई तरह के फ्रॉड देखे गए हैं और हाल फिलहाल में मामला सामने आया है। स्टॉक गुरु इंडिया, एक कंपनी जिसने 2 लाख निवेशकों को 500 करोड़ का चूना लगाया है और उसके बाद पॉन्जी स्कीम का मामला फिर से उभर गया है कि किस प्रकार हर साल निवेशक लाखों तादाद में इस प्रकार की स्कीम्स का शिकार बनते हैं और कानून और रेगुलेटर्स काफी हद तक नाकाम रहे हैं इन स्कीम्स को रोकने में। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो में है TLC गुप्ता, भूतपूर्व सेबी बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुंबई में है संदीप पारेख, फाउंडर फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं सेबी में, और हर्ष रुंगटा है, CEO अपनापैसा.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। जैसा कि मैंने कहा कि चर्चा का विषय है पॉन्जी स्कीम या इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स जो कि निवेशकों को चूना लगा सकते हैं और लगाते रहे हैं हर साल, लेकिन कानून व्यवस्था और रेगुलेटर्स काफी हद तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। हर्ष, पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये क्यों होता है, निवेशक जो हैं क्यों इस प्रकार की स्कीम्स का शिकार बनते हैं, अपना लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, शेयर मार्केट के रिटर्न्स को छोड़ के, बैंक FD के रिटर्न्स को छोड़ के, और भी जो आम जनसाधारण की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनको छोड़ के क्यों इस प्रकार की स्कीम्स में पैसा लगाया जाता है? अगर एक शब्द में कहा जाए इसका कारण तो वो है लालच, ग्रीड, आई थिंक। और आप कोई भी मार्केट में देखिए, खैर हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, कोई भी मार्केट में आप बात करिए, इवन एडवांस्ड मार्केट्स है, US है या और कोई यूरोपियन मार्केट्स हैं, पॉन्जी स्कीम्स जो हैं, जिनको सो कॉल्ड पॉन्जी स्कीम्स कहते हैं, जो एक मिस्टर चार्ल्स पॉन्जी के नाम से फेमस हुई हैं, क्लियरली ये स्कीम सब जगह चलती है। अभी पिछले दिनों 2008 में हमने US में द बिगेस्ट एवर फाइनेंशियल फ्रॉड देखा था बर्नी मैडॉफ का। तो ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, क्योंकि इंसान सब जगह एक हैं और जब तक इंसान है उनको लालच रहता है, और जब तक लालच है तब तक पॉन्जी स्कीम्स मेरे ख्याल से चलती रहेंगी। इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, हालात ऐसे किए जा सकते हैं रेगुलेशन के द्वारा कि ये ज़्यादा पनपे नहीं, वो करने की कोशिश रेगुलेटर्स कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रेगुलेटर्स कर सकते हैं वो ये है कि अगर वो पकड़ में जब आती है तो उसमें तुरंत एक्शन हो, जो कि डेवलप्ड, विच इज़ द डिफरेंस कि बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें एक्शन हो जाता है तुरंत। हमारे यहाँ इतने स्कैम्स आ चुके हैं, इसके स्टॉक गुरु के पहले कितनी स्कीम्स आई हैं, स्पीक एशिया था, अनुभव प्लांटेशन, हजारों स्कीम्स आके, एमू की फार्मिंग होती थी, वेरियस मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म्स हैं। क्लियरली बहुत कम ऐसा स्कीम्स या स्कैम्स में हुआ होगा कि कंज्यूमर्स को कुछ भी पैसा वापस मिला हो। तो आई थिंक अगर सिर्फ हम कारण की बात करें तो सबसे पहले फंसने का कारण लालच है, उसके बाद आदमी उसमें और ज़्यादा फंसते जाता है। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप सेबी का हिस्सा रह चुके हैं, रेगुलेटर का इस मामले में सोच क्या रही है रेगुलेटर? क्योंकि जैसा कि हर्ष ने कहा और काफी हद तक लोग मानते हैं कि रेगुलेटर काफी हद तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है। हालांकि लॉज में बहुत प्राविधान किए गए, कानून में प्राविधान किए गए, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये स्कीम्स पनपती रही हैं। देखिए, इसमें जैसे पॉन्जी स्कीम के नाम से तो लोग परिचित नहीं हैं इतना कि उसका मतलब क्या है। जैसे क्योंकि ये एक इटालियन ने स्टार्ट किया था और ये बहुत पुरानी बात है, तो धोखाधड़ी की बातें होती रहती हैं, लेकिन कि ये धोखाधड़ी है ये पहचान करना और इस नतीजे पर पहुंचना कि ये धोखाधड़ी है, इसमें मैं न फंसूं। कई बार आपके जान पहचान के लोग ही हैं, जैसे आपके पास आते हैं कि देखिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें इतना पैसा लगा दीजिए और इसमें इतना रिटर्न मिल जाएगा, है? लेकिन ये नहीं देखा उन्होंने कि भाई ये रिटर्न किस तरह से आया है, किस तरह से, मतलब ये है कि ये उन्हीं का पैसा है जो कि उनको दिया जा रहा है दूसरे फॉर्म में। और ये मतलब एक प्रकार से लालच
हो जाता है उनको कि भाई उनको मतलब है, उनके जान पहचान के लोग हैं जैसे मान लीजिए, तो उनका विश्वास हो जाता है कि भाई ये ले लें हम भी। तो देखेंगे आप कि जैसे पॉन्जी स्कीम कितने लोग समझते हैं, इस वर्ड को भी नहीं समझते हैं, ज्यादा जागरूकता नहीं है, ज्यादा हाँ, मतलब बहुत कम लोग मैं समझता हूँ कि वो इस चीज को समझते हैं। तो इसलिए, लेकिन धोखाधड़ी जैसे है, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कभी लोग धोखा में पड़ गए, लालच में पड़ गए, किसी ने कहा कि भाई आप ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, या वो स्कीम में कर लो, है? तो वो ये होता है कि भाई उनका विश्वास होता है कि भाई ये ठीक कह रहे होंगे, मेरी जान पहचान के हैं, ऐसा नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि उन्होंने जान करके ये किया हो, या अनजाने में, मतलब जान करके धोखा दे, ऐसा कम होता है मैं समझता हूँ। मतलब इसमें तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि जान करके धोखा करेंगे, वो अनजाने में फंस जाते हैं मैं समझता हूँ, और इस तरह से ये चीज मतलब चलती रहती है। तो संदीप, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है इस विचार में। अगर आप पिछले कुछ साल के आंकड़े देखें, रेगुलेशन बहुत टाइट हुआ है, कानून में प्रावधान किए गए, लेकिन फिर भी इस प्रकार की स्कीम्स पे कोई अंकुश नहीं लगा है। तो एक तो जैसे कि दोनों स्पीकर्स ने बताया कि लालच बुरी बला है। अगर कोई आपको 20% रिटर्न देता है महीने का, तो ऑब्वियसली कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व लगेंगे, कोई भी इतना रिटर्न नहीं दे सकता। तो इन्वेस्टर्स का जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बारे में। और दूसरा, इन्फोर्समेंट होना चाहिए, फटाफट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेबी है, सीआईडी है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये एक साल वेट कर रहे कि आप पेपर्स भेजे, लेटर्स भेजे एक दूसरे को। ऐसे इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए, इन्फोर्समेंट फास्ट होना चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो कई तरफ से इसको अटैक करना पड़ेगा इस टाइप की प्रॉब्लम, क्योंकि इसका ओरिजिन ग्रीड है, और वो उसको आप ह्यूमन नेचर में बिल्ट इन है। तो आप उसको, इन्वेस्टर को एजुकेट कर सकते हैं, और जो जिसने फ्रॉड किया है उसको आप पनिश कर सकते हैं। बट इसको प्रिवेंट, एकदम ही पहले से प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। हर्ष, आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास जब क्वेरी आती है, जब निवेशक आपके पास आते हैं ये जानने के लिए कि किन स्कीम्स में पैसा लगाएं, आप उनको क्या संदेश देते हैं? आप उनसे क्या कहते हैं कि, क्योंकि देखा यह गया है कि एनएससी, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स के बावजूद, कई सारे इन्वेस्टर एजुकेशन कैंप्स के बावजूद भी बहुत हद तक, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा हद तक जो है रूरल इंडिया में भी और काफी हद तक शहरों में भी इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं है, बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि केवल 1% लोगों को शेयर मार्केट के और इन्वेस्टमेंट क्या होती है उसकी निटिग्रिटीज के बारे में शायद पता होगा। तो बहुत हद तक एक निवेशक को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, किस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक रियलिस्टिक रिटर्न क्या होता है और एक एग्जैजरेटेड रिटर्न क्या होता है। हाँ आशुतोष जी, मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगा, बिकॉज ये अगर आप देखें, कोई आंकड़े तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हम काफ़ी वर्कशॉप्स करते हैं, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। और इनफैक्ट इसके लिए फॉरगेट फाइनेंशियल लिटरेट होना, आप अगर आपको कॉमन सेंस है कि अगर मैं आज 100 रुपया ले रहा हूँ और हर महीने में 20-20 रुपये आपको दूंगा और 6 महीने बाद 100 रुपये आपके वापस दे दूंगा, उसके लिए आपको पढ़ना लिखना भी जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अगर जरा सी भी समझ उसमें है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये स्कीम सही नहीं है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वेस्टर एजुकेशन से ये जो हमारी एक आशा है कि इन्वेस्टर एजुकेशन करने से लोगों का लालच कम हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से ट्रू नहीं है। कि जब तक आदमी में लालच रहेगा तब तक ये स्कीम्स तो थोड़ी बहुत तो चलती ही रहेंगी, इनको रोकना इम्पॉसिबल है। जैसे तो लालच की वजह से एक्चुअली लोग फंस रहे हैं। आप अगर हमारे पास जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो हमारा एक ही एडवाइस होता है कि अगर आपको कोई भी रिटर्न, अगर आपको 14-15% के ऊपर गारंटीड रिटर्न कोई कर रहा है, तो ये गारंटीड वर्ड जो होता है ये बहुत ही डेंजरस वर्ड होता है, क्योंकि रिटर्न तो गारंटीड है, लेकिन गारंटी दे कौन रहा है उसकी क्या गारंटी है। तो ये चीज लोग, मेरे ख्याल से बहुत से लोग समझ जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि कई पढ़े लिखे लोग, इनफैक्ट क्वाइट हाईली प्लेस्ड लोग भी इसमें फंस जाते हैं।
और ऑब्वियसली जिसको लालच होता है वो फंस जाते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। और इनफ लोग हैं जो बार बार इसमें फंस जाते हैं। एक ही मापदंड है, अगर कोई भी स्कीम में आपको 14-15% से ज़्यादा, इनफैक्ट 14-15 भी काफ़ी हाई रिटर्न होता है, डबल डिजिट में आते ही आपको उसमें रिस्क है कहीं ना कहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। 15 के ऊपर % के ऊपर अगर कोई रिटर्न्स आपको गारंटी कर रहा है तो आपको बहुत ही सूक्ष्म नज़र से उसको देखना चाहिए। उसके बाद आपका लालच आपको कैन टेक यू ऑफ कोर्स। मिस्टर गुप्ता, रिटर्न जिसे हम कहते हैं, रिटर्न का सही मापदंड क्या है? अगर जैसा कि हर्ष ने कहा कि ज्यादा पढ़े लिखे अगर नहीं भी है तब भी बेसिक कॉमन सेंस लगाए, तो अगर कॉमन सेंस की बात करें तो किस प्रकार का एक रैशनल रिटर्न एक निवेशक को एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, इसमें मतलब कोई डेफिनेट एक बताना कि भाई इतना % तो जायज़ है और इतने % से ज़्यादा जायज़ नहीं है, ये तो नहीं कह सकते। ये एक सिचुएशन की बात है, सिचुएशन को पहचानना कि क्या ये ईमानदारी से ये मतलब जैसे ये जो पॉन्जी स्कीम्स हैं तो इसमें तो कोई एक रिटर्न का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि ये उन्हीं का पैसा है जो कि उनको रिटर्न किया जा रहा है और वो इनकम के फॉर्म में नहीं है, वो इनकम के फॉर्म में नहीं है। लेकिन इसको वो पहचान सकें कि ये हमारा ही पैसा है और ये तो हमको वापस कर रहे हैं, बल्कि शायद उसमें से भी कुछ रख लिया उन्होंने जी इस तरह से, तो वो पहचान करना इसको मुश्किल है, मुश्किल है। तो इसीलिए लोग फंस जाते हैं, थोड़ी लालच का और थोड़ा ये कि भाई वो उनको शक नहीं होता है कि भाई ये इस तरह का मेरे साथ खेल खेलेंगे, जान पहचान के हैं, पड़ोसी हैं जी, ये ना इस तरह के कंसिडरेशंस होते हैं कई बार जी हैं। तो जैसे पड़ोसी भी हो सकता है कि वो जान करके नहीं कर रहे हैं, वो भी फंस चुके हैं या वो भी समझते हैं कि भाई इस तरह का होगा जी। तो जागरूकता इसके बारे में थोड़ा ज़रूरी है जी, ज़रूरी है। चलिए ठीक है, तो जागरूकता और कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि पॉन्जी स्कीम्स की वजह क्या है, क्या ये एक लालच है जो कि निवेशकों में है या इन्वेस्टर एजुकेशन की कमी है। अब हम चर्चा करते हैं इस विषय पे कि कानून में ऐसे क्या प्रावधान किए गए हैं जिससे कि इस प्रकार की स्कीम्स और इस प्रकार के जो फ्रॉड हम देखते हैं वो ना हो। संदीप, पहले आपसे शुरू करते हैं, कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है, किस तरह के कानून बनाए गए हैं जो कि इस तरह के फ्रॉड को रोक सकें? देखिए, फ्रॉड के लिए कानून तो काफ़ी हैं, मैं सिर्फ 2-4 को हाईलाइट करूंगा। एक तो आपका इंडियन पीनल कोड ही है जो 150 साल से हमारा साथ दे रहा है, उसमें काफ़ी प्रोविजंस है चीटिंग फ्रॉड वगैरह के। उसके एडिशन में सेबी अपना स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर है और उसमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का रेगुलेशन है। तो सेबी के अंडर भी काफ़ी कुछ है जिसके अंडर सेबी एक्शन ले सकता है। और बाकी हर एक रेगुलेटर के अंडर, जैसे बैंकिंग के अंदर कुछ है तो आरबीआई के रेगुलेशन वगैरह है, तो हर रेगुलेटर अपना पास करता है। सो लॉ की कोई भी कमी नहीं है कि आप कहें कि लॉ वीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे कि आपने अभी ये स्टॉक गुरु में देखा, उसको इन्फोर्स करने के लिए जैसे कि सेबी है, अभी सेबी के पास पुलिस पावर्स तो है नहीं, तो किसी के पीछे तो भाग नहीं सकते हैं। तो उसमें जो रेगुलेटर्स और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच में जो गैप है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसका कई लोग फ़ायदा उठाते हैं। और जैसे कि आइडेंटिटी चेंज कर रहे थे भाई साहब, 1.5 साल तक ऑन द रन थे, एक जगह डिफ्रॉड करके दूसरी जगह नया पासपोर्ट लेके फिर से अपना फ्रॉड कंटिन्यू कर रहे थे। तो एनफोर्समेंट में ज़रूर वीकनेस है, कोऑर्डिनेशन में ज़रूर वीकनेस है। लॉ में मेरे हिसाब से काफ़ी लॉज है जिनके अंडर आप इन तरीके के लोगों को पकड़ सकते हैं। और इन तरीके के लोगों को अगर जेन्युइन कुछ बिजनेस करना भी है, मान लीजिए पैसा इकट्ठा करना है कोई जेन्युइन काम के लिए, तो उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है जनरली। तो आप रजिस्टर नहीं किया है आपने, मान लीजिए सेबी CIS के अंडर,
तो उसका डायरेक्ट वायलेशन भी गिना जाता है। इवन अगर आप नॉन फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हैं, आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, फिर भी आपका एक टेक्निकल वायलेशन रहेगा अगर आप पैसा किसी से इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे। संदीप, मैंने सवाल इसलिए उठाया क्योंकि अगर आप एक्ट्स और ऑर्डिनेंस की बात करें तो इस प्रकार की स्कीम 4 रेगुलेटर्स के अंदर आती है, और अगर मैं इनमें से किसी में गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, सेबी और स्टेट गवर्नमेंट्स, और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज, एमएलएम कंपनीज की अगर आप बात करें तो उसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, नीदर या ना तो सेबी का ना ही आरबीआई को। तो कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जाता है। सवाल यह है कि कानून में और किस प्रकार के चेंजेस की जाने चाहिए? क्या एक सुपर रेगुलेटर की जरूरत है जो कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग और इस प्रकार के जो स्कीम्स होते हैं, चाहे वो चिट फंड्स कह लीजिए, उनके लिए अलग से रेगुलेटर की जरूरत है? नहीं, तो वो तो आइडियल सिनेरियो होगा कि सारे रेगुलेटर को यूनिफाई कर दीजिए एक रेगुलेटर में, पर उसके लिए अभी अपना हमारा पार्लियामेंट काफ़ी बिजी है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें होने वाला है अगले कई सालों के लिए। तो मेरे हिसाब से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स वगैरह उसका प्रोविजन है ऑलरेडी। आप देखेंगे जैसे CII सेबी का रेगुलेशन है, बहुत ही ब्रॉड है। किसी से भी आप पैसे इकट्ठा करके उनकी जब इन्वेस्टर का पैसा कहीं पे जोड़ के आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रजिस्टर करना ही है। बहुत ही कम एग्जाम्पशन है उसमें। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे इस टाइप की स्कीम उसके अंदर पड़ेंगे, और जो रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से है, गैप्स हैं, मैं मानता हूँ कुछ गैप्स है, पर इतने ज़्यादा नहीं है जो जैसे कि लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप्स है रेगुलेटर्स के बीच में, इसलिए उसको एनफोर्स करना काफ़ी मुश्किल है। पर ज़रूर कुछ गैप्स है, पर जितना समझते हैं लोग इतने गैप्स नहीं है। गुप्ता जी, अगर हम बोलिए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जैसे कुछ गैप्स हैं, लेकिन वो मतलब इस तरह के गैप्स हैं कि पहचान में नहीं आते। जब एक हादसा हो जाता है तब मालूम पड़ता है कि भाई हम फंस गए वहाँ पे। हाँ? लेकिन वो पहले से पता लगना कि भाई ये इस तरह से चीट करने वाला है मुझे, मतलब एक प्रिवेंटिव टाइप सिस्टम किस तरह से बन सकता है, ये ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये तो उसकी बात है कि भाई धीमे धीमे यू गो ऑन इम्प्रूविंग। जैसे सेबी का भी अगर आप शुरू से देखें तो मतलब किस तरह से धीमे धीमे मतलब इट हैज़ बीन टाइटनिंग, इट हैज़ बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो इसी तरह से ये एक पर्टिकुलर जैसे पोंजी स्कीम है। अब पोंजी स्कीम जैसे बहुत से लोग तो समझेंगे नहीं पोंजी क्या होता है, इसलिए नाम से नहीं समझेंगे। तो ये तो एक धीमे धीमे एजुकेशन की बात है। एक बात जरूर है कि भाई बहुत लालच में पड़े कोई तो उसमें गुंजाइश ज्यादा, कोई इलाज नहीं है उसमें। हाँ, उसका कोई इलाज नहीं है, उसको कोई प्रिवेंट भी नहीं कर सकता शायद। तो वो उस तरह के लोग पकड़े जा सकते हैं। संदीप, 2002 में सेबी एक्ट को अमेंड किया गया था। ऑफेंस को पनिशेबल बनाया गया 10 साल के लिए, और फाइन है 25 करोड़ रुपए तक का। उसके बाद क्या चेंजेस किए गए हैं? क्योंकि चेंजेस की बात करें और इस पे इंप्लीमेंटेशन की बात करें, पिछले 10 साल के अगर आप आंकड़े उठा ले तो कितने ऐसे केसेस में सजा दी गई है जो कि एक तरह का डेटरेंट बनता है निवेशकों के लिए भी और इस तरह के फ्रॉड करने वालों के लिए भी? इसमें देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला कि सेबी फ्रॉडुलेंट ट्रेड्स वगैरह है, मेनली मार्केट मैनिपुलेशन के ज़्यादातर किस्से हैं। IPO का जो बहुत बड़ा फ्रॉड था 2005-2004 का, उन सब में काफ़ी बड़े बड़े पेनल्टीज इम्पोज किए हैं। 100-150 करोड़ निकाल भी चुके हैं वायलेटर्स से। तो ऐसी बात नहीं है कि पेनल्टी इम्पोज नहीं होती। पर जैसे कि ये वाला केस है स्टॉक गुरु का जो है, इसमें आपको क्रिमिनल के पीछे भागना पड़ता है, और वो जो बहरूपिया है अपना फेस चेंज करता है, स्टेट चेंज करता है, पासपोर्ट चेंज करता है, इस टाइप के लोग को सभी नहीं पकड़ सकते। उसके लिए आपको पुलिस पावर चाहिए, आपको पीछे भागना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और जो प्रिवेंटिव चीज़ बताया गुप्ता साहब ने, वो भी इन प्लेस होना चाहिए। और सब कुछ सभी के हाथ में नहीं है अगर आप एनफोर्समेंट की तरफ से देखें तो। आपके व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं चार्ल्स पॉन्जी का। 1919 में शुरू हुआ था ये, और बहुत कम पीरियड के लिए चला था उनका। दिसंबर 1919 से मिडल ऑफ
1920 तक सिर्फ 6 महीने तक इनका स्कीम चला था। उनका जो पीक था जब चार्ल्स पॉन्जी का, उनके ऑफिस के बाहर 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, लोग अपना लाइफ का सेविंग लेके, पैसा लेके उनको देने के लिए आए थे। तो हमको हर तरफ से इसको टैकल करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर का ग्रीड है उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन के थ्रू एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। अपना जो क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम है बहुत ही वीक है, खास करके इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लोग इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं फिर भी जेल नहीं जाते हैं, तो ये 2-4 अलग अलग पहलू से इसको निपटाना पड़ेगा अगर आपको कंट्रोल में लाना है तो इसे। अगर आप कानून की बात करें और किस प्रकार निवेशकों ने अपने हाथ में मामला लिया, स्पीक एशिया की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले स्टॉक गुरु इंडिया की बात करें। उनके जिन लोगों को उन्होंने चूना लगाया था, उनके निवेशकों ने ही एक वेबसाइट बनाई और उन्होंने उस वेबसाइट पे ही बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। स्टॉक गुरु victims.com करके वेबसाइट उन्होंने बनाई और जिसपे कि उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया और उन्होंने एक कैंपेन चलाया और फाइनली वो सक्सीड हुए। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो प्रमोटर थे उस कंपनी के, जिसमें नागपुर रेजिडेंट उल्हास प्रभाकर खेरे और उनकी वाइफ रक्षा, दोनों ही इस समय कानून की हिरासत में है। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कई समय हमने ये देखा है कि कानून में प्रावधान है लेकिन फिर भी छूट जाते हैं, फ्रॉडस्टर जो है वो छूट जाते हैं। तो क्या निवेशकों को अपने हाथ में मामला लेना चाहिए? इस पे मैं आपकी राय भी लूंगा और हर्ष की राय भी लूंगा, पहले आप बताइए। देखिए, कानून तो अपना काम करता है। अब यह है कि आप कहेंगे कि भाई कानून वीक है वो तो वीकनेस तो आइडेंटिफाई की जा सकती है कि भाई ये इसलिए हुआ है और उसके बाद फिर वो अमेंड किया जाता है। तो ये एक एक्सपीरियंस की बात है, धीमे धीमे एज यू गेन एक्सपीरियंस आप उसको वो स्टॉप। बात फिर वही आ जाती है, क्या एक सुपर रेगुलेटर की जरूरत है? क्या इसके लिए एक अलग रेगुलेटर बनाना चाहिए? क्योंकि सेबी जो है ज्यादातर स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे ज्यादा केंद्रित रहता है। इस प्रकार के निवेश जो हैं, जब तक फ्रॉड सामने नहीं आता तब तक सेबी एक्टिव नहीं होता। तो क्या एक अलग रेगुलेटर की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये खाली सेबी की बात नहीं है जी, क्योंकि अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, उनका भी वो है दायरा एक कि भाई फ्रॉड्स ना हो जी, और मतलब ठीक से वो काम करें जितने भी हैं कॉर्पोरेट्स। तो जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसका भी मतलब एक दायरा है और वो करती है अपनी तरफ से। उन्होंने जिस रिपोर्ट बनाई है, मैं कुछ इन्वॉल्व था कुछ उसमें इसे करने में, तो ये मतलब प्रोग्रेस तो हुई है, ऐसा नहीं कह सकते हम प्रोग्रेस नहीं हुई है जी। लेकिन ये है कि भाई आप कहेंगे भाई बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, दिस इज ट्रू, बट परहैप्स एक परफेक्शन अचीव करना हर तरह से ये मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल है। हर्ष, मतलब आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या रेगुलेटर इस विषय में कामयाब हुआ है या एक अलग से रेगुलेटर की जरूरत है? खैर, मेरे ख्याल से सेबी ने बहुत अच्छा काम अभी तक किया है, तो ये कोई रेगुलेटर की इशू नहीं है। मेरे ख्याल से कोई सुपर रेगुलेटर लाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसे मुझे नहीं लगता है। बिकॉज मिसिंग क्या है? मिसिंग ये है कि हम वेट करते हैं जब तक ये फ्रॉड्स तो ऐसे होंगे ही, एडवांस्ड मार्केट्स में भी फ्रॉड होते हैं और बरसों तक चलते हैं। तो फ्रॉड्स एकदम कंप्लीटली प्रिवेंट करना, चाहे सुपर रेगुलेटर हो चाहे कोई भी हो, बड़ा मुश्किल है। हाँ, किया क्या जा सकता है कि जैसे ही पहले साइंस आते हैं, और पहले साइंस आज के ज़माने में सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि पहले साइंस आपको जल्दी मिलेंगे। तो एक सर्वेलेंस इन्वेस्टिगेशन, चाहे कोई रेगुलेटर हो, चाहे सेबी हो चाहे सुपर रेगुलेटर हो, कोई हो, जब पहले साइंस आते हैं तो स्पीड ऑफ एक्शन की वजह से अगर उसको प्रॉब्लम को कंटेन कर लें, हम वेट ना करें कि वो 1000 करोड़ की प्रॉब्लम हो जाए, अगर उस प्रॉब्लम को हम 10 करोड़ 15 करोड़, मतलब जितने कम लोग अफेक्ट होंगे उतना कम इंसेंटिव है किसी को ये नई स्कीम चालू करने का। तो आई थिंक सर्वेलेंस है, इन्वेस्टिगेशन है एंड फोकस ऑन रिटर्न ऑफ मनी। आई थिंक ऐसी, मेरे ख्याल से, मेरी अगर कोई फाइन्स लिए भी हैं तो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज से लिए हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, जिन्होंने स्कैम्स करे हैं, उससे कोई पैसा रिकवर करके कोई इन्वेस्टर्स को वापस मिल गया हो, ऐसा मुझे तो कोई एग्जाम्पल ध्यान नहीं आता। तो मेरे ख्याल से जो फोकस है कि एक उसको पहले तो उसको सर्वेलेंस आप रखिए कि
कोई भी प्रॉब्लम जरा सी भी छोटी सी भी अगर पता चलती और उसको पता करने के लिए मशीनरी होनी चाहिए तो उस पर एक्शन तुरंत हो, एंड द फोकस इज ऑन रिकवरी। जैसे बर्नी मैडॉफ का इतना बड़ा स्कैंडल और इतनी बड़ी स्कीम पकड़ी गई, फ्रॉड पकड़ा गया यूएस में 2008 में, विद इन आज 2012 है और ये ऑलरेडी 2 साल में उसको 100 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट हो गया। 18 बिलियन आउट ऑफ द 30 बिलियन जो फ्रॉड का एस्टिमेट था, 18 बिलियन उन्होंने रिकवर कर लिया, और शायद कंज्यूमर्स को मिला भी होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 18 बिलियन वॉज रिकवर्ड। तो ये जो फोकस है कि पैसा रिकवर होके इन्वेस्टर्स को वापस मिल जाए और सर्वेलेंस अच्छा हो, आई थिंक ये 2 चीज का फोकस होना चाहिए। रेगुलेटर चाहे सेबी हो चाहे सुपर रेगुलेटर हो, कोई भी हो, आई थिंक द थिंग इज दिस रिक्वायर्स फोकस। चलिए ठीक है, इस विषय पे और चर्चा करेंगे। ये भी बात करेंगे कि एक साधारण निवेशक के लिए एक पॉन्जी स्कीम को पहचानना और पकड़ना कितना आसान है, और अगर नहीं है आसान तो किस प्रकार इन पॉन्जी स्कीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनसे बचें, ये हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि पॉन्जी स्कीम और उससे हुए नुकसान के लिए कानून में क्या प्रावधान है। अब हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि एक साधारण निवेशक या जिन भी निवेशकों के पास इस प्रकार की स्कीम आती है, इस प्रकार की स्कीम्स को शुरू में ही किस प्रकार पहचाने ताकि शुरुआत में ही इनसे वो बच सकें। संदीप, पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए, कानून की बात तो हमने की, कानून में प्रावधान है, कानून स्ट्रांग है, सेबी भी स्ट्रांग है, पुलिस महकमा भी इसमें काफी हद तक कार्यरत है, लेकिन एक साधारण निवेशक के लिए क्या जानना जरूरी है ताकि वो इस प्रकार के फ्रॉड से बचें? देखिए, इन्वेस्टर की तरफ से दो चीजें, एक तो कि रेड फ्लैग होता है, जैसे रोंगटा साहब ने कहा कि अगर आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दे रहा है तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए उसे, और दूसरा ये कि कोई इस्टेब्लिश नाम हो, आपको कुछ बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि कौन ऑफर कर रहा है। अगर कोई मिस्टर रैंडम जैन है तो आप उससे अच्छा आप कोई इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, HDFC वगैरह, उनके प्रोडक्ट्स खरीदिए आप। इतने सारे काफ़ी वेल इस्टेब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें आप निवेश करिए। तो आपको कहीं भी अगर कोई इंडिविजुअल आपसे पैसा मांग रहा है तो आपको उसमें, और जो चेक है आप किसी रैंडम नाम में जा रहा है तो आपको सस्पेक्ट इमीडिएटली करना चाहिए कि ये कौन है भाई, मिस्टर जैन के नाम पे चेक मैं क्यों दे रहा हूँ, HDFC के सिवाय या लार्ज इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड है, PMS है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। तो उनके बाहर आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको रेड फ्लैग होना चाहिए कि आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, और अगर उसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो और ज़्यादा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। चौकन्ना होना, जी चौकन्ना होना जरूरी है जी, क्योंकि आप क्वेश्चन रेज करेंगे भाई ये ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए, जहां तक बात जानकारी की है, जानकारी जरूरी है, लेकिन जैसा कि संदीप ने कहा कि आप प्रोडक्ट्स को देखें, प्रोडक्ट्स में निवेश करें। इस पे मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर आप शिवराजपुरी का केस देखें, जो सिटी बैंक में जिन्होंने फ्रॉड किया, मेरे हिसाब से 350 करोड़ का उन्होंने फ्रॉड किया, कुल 50 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स थे उनके, जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम संजीव अग्रवाल जो कि हीलियन एडवाइजर्स दक्ष के फाउंडर थे, उनको भी काफी नुकसान हुआ था। तो उन्होंने कंपनी और एक बहुत ही बड़े मल्टीनेशनल बैंक की आड़ में यह बड़ा फ्रॉड किया, तो बहुत हद तक बचना मुश्किल है। तो हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस प्रकार के भी निवेश की अगर कोई गारंटी देता है, और इस केस में तो शिवराजपुरी थे, सिटी बैंक के एम्प्लॉय थे, रिलेशनशिप मैनेजर थे, 350 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, संजीव अग्रवाल जैसे नामी गिरामी निवेशक भी उसमें फंस गए, तो मुश्किल है इस प्रकार के स्कीम से बचना। तो आपसे जानना चाहूंगा कि क्या किन किन बातों पे गौर करना चाहिए एक निवेशक को इस तरह की स्कीम्स में या इस तरह के वायदों में फंसने से पहले? नहीं, ये आपने सही कहा, लेकिन जो शिवराजपुरी वाला जो स्कैम था वो अलग किस्म का स्कैम था। वो अपने एम्प्लॉयर का नाम लेकर पैसा साइफन ऑफ कर रहा था। वैसे टाइप के स्कैम से बचना बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, और बहुत ही सावधान आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े नाम के आड़ में वो ये फ्रॉड कर रहे थे। तो आप तो उस नाम की वजह से कंफर्टेबल हो रखे थे, तो वो वाला फ्रॉड अलग है। यहाँ पे रिटर्न में आप कोई भी स्कीम्स देखिए, सब में साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, एक्चुअली उससे भी कम में जितना पैसा आपको वापस मिल रहा था वो
कोई भी स्कीम आप पकड़ के देख लीजिए, चाहे आप स्पीक एशिया देख लीजिए, चाहे ये स्टॉक गुरु देख लीजिए, और भी कोई स्कीम्स देख लीजिए, जो भी स्कीम्स होती है साल भर के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देती है। तो बहुत बढ़िया का जैसे मैंने कहा, एक सही है कि उसका कोई मापदंड नहीं है, लेकिन अगर 100 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं और साल, क्योंकि रिटर्न भी लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता है और वो एक आम आदमी के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, तो बहुत सिंपल है, मैंने 100 रुपया लगाया, साल भर में कितना वापस मुझे मिल रहा है, कितना प्रॉमिस कर रहा है सामने वाला, अगर साल भर में, और वो गारंटी के साथ क्या प्रॉमिस कर रहा है, अगर साल भर में 100 रुपये के ऊपर वो 115, बहुत ज़्यादा जोर मारा 120 रुपये से ज़्यादा साल भर में वापस कर रहा है आपको, तो जरूर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में हो सकता है आपको ज़्यादा फायदा हो, लेकिन गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है स्टॉक मार्केट की। तो अगर कोई गारंटीड रिटर्न बोलकर आपको 15% से ज़्यादा दे रहा है, 15 भी ज़्यादा है, मैंने कहा 100 रुपये पे अगर 115 से ज़्यादा गारंटीड साल में आपको वापस मिल रहा है या कोई प्रॉमिस कर रहा है, तो बहुत दूर रहिए। दैट इज माई ओनली एडवाइस, दूर रहिए। और अब किसी भी रेगुलेटेड प्रोडक्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 99% गारंटी अलाउड ही नहीं है। आप 5% भी गारंटी नहीं कर सकते मोस्ट प्रोडक्ट्स में, अनलेस आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप होल्ड करते हैं उसको, तो आपको कुछ गारंटी होता है 5-6% का। बट मोस्ट रेगुलेटर्स, ज़्यादातर रेगुलेटर्स अलाउ नहीं करते कोई भी गारंटी। एब्सोल्युटली गारंटी की बात, मतलब एक्चुअली विश्वास की बात है जी, है जहाँ सस्पिशन हुआ जी, तो वहाँ मतलब पूछताछ करने की जरूरत है कि भाई ये हो सकता है क्या, दैट काइंड ऑफ थिंग। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, या उसके अलावा कोई लाइसेंस, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि एक इस प्रकार की स्कीम जो फ्लोट करते हैं उनके पास होने चाहिए, जिसकी जो अगर ना हो तो निवेशक को चौकन्ना हो जाना चाहिए? कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो इशू किए जाते हैं? नहीं, देखिए मतलब कोई भी स्कीम अगर बंदा कोई स्टार्ट करना चाहता है तो किसी न किसी की परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। जी जी। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने वो कर दिया और ख़त्म हो गई बात। जी। तो किसी न किसी की परमिशन तो लेनी पड़ती है, तो इसलिए एक मतलब चेक तो है। जी, चेक तो है, और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक कुछ चेक काम करते हैं। ये कुछ ही मतलब ओनली इन ए फ्यू इंस्टेंसेस मतलब ये धूर्त लोग वो ले जाते हैं, मतलब कुछ इंस्टेंसेस हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भाई कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैव बीन डिसीव्ड, तो मैं समझता हूँ कि परसेंटेज ऑफ पीपल डिसीव्ड विल नॉट बी वेरी हाई। मतलब आई बिलीव दैट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव बीन डिसीव्ड वुड बी स्मॉल, बिकॉज आम आदमी वो कॉशन लेता है, उसको भी शक होता है जी, पूछताछ करता है जी, है वो पड़ोसी से पूछ सकता है, अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकता है, किसी और से पूछ सकता है। तो आम लोग जो है वो थोड़ा बहुत तो इंक्वायर करते हैं जी, और वो एक प्रकार से इटसेल्फ एक चेक है। लेकिन ये कि भाई 100% वो कभी ना हो, वो चीज़ तो शायद पॉसिबल नहीं होगी। हर्ष, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के जरिए हर कोई ढूंढता है, हर कोई अपने पैसे को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता है। और आज के दौर में जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार ब्याज दरें बढ़ी हैं, तो एक कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा असर आया है। इस विषय पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कंजम्पशन पे असर है, इन्वेस्टमेंट पे असर है। तो एक रैशनल इन्वेस्टर के लिए, यदि हम कहें लॉजिक वाले इन्वेस्टर के लिए या एक आम इन्वेस्टर के लिए, कितना प्रतिशत रिटर्न एक्सपेक्ट करना, या वो शेयर मार्केट में लगाएं, या वो बॉन्ड्स में लगाएं, या वो एफडी में लगाएं, क्या कोई मापदंड है जिस प्रकार वो एक निवेश का कितना रिटर्न होगा उस पर अपना वो देख सकते हैं कि मुझे इतना मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा तो मैं किसी भी स्कीम में निवेश कर सकूंगा? खैर, इन्वेस्टमेंट में तो 3 ही मापदंड होते हैं, रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। तो अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, और एक तरीका आप कर सकते हैं कि अगर आपको 1 साल का पैसा लगाना है तो 1 साल की SBI की फिक्स डिपॉजिट रेट कितनी है? मानिए वो 9% है। अब 9% से ऊपर मिल रहा है, मतलब उसमें कुछ एडिशनल रिस्क है, इसी वजह से वो 9% से ऊपर मिल रहा है। उसमें कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा मिल रहा है, और बहुत अच्छी कंपनियां 9 से ज़्यादा देती हैं ऐसा, बट देयर इज़ एन एडिशनल रिस्क जो मार्केट परसीव कर रहा है। अब किस हद तक आप रिस्क ले सकते हैं वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि मैं रिस्क कितनी ले सकता हूँ।
और उसके बदले मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। और जहां तक अश्योर्ड रिटर्न का सवाल है, ऑब्वियसली अगर अश्योर्ड, गारंटीड, ये जो वर्ड्स हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न गारंटी करता है, यानी लोन ले रहा है आपसे और बहुत ज्यादा रिटर्न गारंटी कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बोल रहा है कि मैं बहुत हाई रिटर्न दे रहा हूं आपको और ये गारंटीड है, रिस्क फ्री है, तो इज लाइंग अबाउट वन ऑफ द थिंग्स, या तो रिटर्न ज्यादा नहीं है या रिस्क ज्यादा है उसमें, वन ऑफ द थिंग्स इज लाइंग। और जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि रूल ऑफ द थंब, हम कहते हैं कि आज के परिवेश में जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो ब्याज की दरें बढ़ी हुई है, आज के परिवेश में मेरे ख्याल से गारंटीड या अश्योर्ड रिटर्न अगर 15% से ज़्यादा है तो उसकी रिस्क मेरे ख्याल से अनएक्सेप्टेबल है। क्लियरली वो रिस्क अनएक्सेप्टेबल होगी, बिकॉज रिस्क फ्री रिटर्न 1 साल का अगर 9% है तो जो एक्सेप्टेबल रिस्क होगी वो 9 से 15 के बीच में शायद होगी। उसके ऊपर इट हैज़ टू बी पर्सनली नोन। आपके कोई अपने पहचान, अपने आदमी को आप पैसा दे रहे हो, उसके बोलने से नहीं दे रहे हो, उसको दे रहे हो, तो बात अलग है। वरना 15 के ऊपर अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो किसी के भी बोलने से, चाहे वो आपके क्लोज रिलेटिव्स हों, आपके सोशली बहुत क्लोज हों, फ्रेंड्स हों, अगर मार्केट और किसी के साथ लगा रहे हो आप, तो 15 के ऊपर मेरे ख्याल से रिस्क इज नॉट टेकेबल ऑन एन अश्योर्ड रिटर्न या गारंटीड बेसिस। बाकी तो ऑब्वियसली जहां पे अगर आप स्टॉक में रिटर्न, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है रिटर्न, लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, और ये तो मेरे ख्याल से लोग सोच समझ के उसमें लगाते हैं। चलिए ठीक है, एक ब्रेक लेंगे छोटे से। इस तरह का मतलब देखा मैंने, जैसे सेबी के मैं कुछ केसेस जानता हूं जिसमें उन्होंने पेनल्टीज लगाई हैं, जी जी, है ना, विच इज ए सॉर्ट ऑफ चेक कि भाई कर रहे हैं वो काम। चलिए ठीक है। मामला जो उभर के आता है वो ये कि क्या निवेशक, इस देश का निवेशक इतना जागरूक है या उसको और जागरूक होने की जरूरत है ताकि वो इस तरह की स्कीम्स में ना फंसे। हमने ये पहले डिस्कस किया कि स्कीम्स से कैसे बचें। अब हम ये इस बात पे चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टर एजुकेशन या निवेशकों के जागरूक होने की कितनी ज्यादा जरूरत है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पे कि पॉन्जी स्कीम को पहले ही चरण में किस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि आपको घाटा ना खाना पड़े। अब हम चर्चा करेंगे इस विषय में कि किस प्रकार की इन्वेस्टर एजुकेशन की जरूरत है, क्या निवेशकों को और ज्यादा जागरूक होना चाहिए इस विषय में। संदीप, आप बताइए किस प्रकार के निवेशकों को जागरूकता की जरूरत है। एनएससी है और बहुत सारी और एजेंसीज हैं जो कि इन्वेस्टर कैंप्स लगाते हैं समय समय पर, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक निवेशक फिर भी पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं कि निवेश क्या है, निवेश में किस प्रकार के जोखिम होते हैं और एक रैशनल रिटर्न, जो कि हर्ष ने कहा रैशनल रिटर्न क्या होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो आप बताइए किस प्रकार की जागरूकता की जरूरत है इस समय। नहीं तो ये जैसे कि आपने बताया, एक्सचेंजेस वगैरह कैंप्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैंप करते हैं, तो अगर आप पर कुछ तो इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा कि आप समझना पड़ेगा कि आप किसी को, कोई एकदम रैंडम आदमी को आप अपना पूरा लाइफ का सेविंग दे रहे हैं, उसके पहले आप बिल्कुल समझे बिना आप पैसा दे देंगे तो ना सिर्फ एजुकेशन, क्योंकि आप देखिए ये वाला जो अभी स्टॉक गुरु का स्कैम है, काफ़ी ज़्यादातर लोग मैं समझता हूँ कि एजुकेटेड लोग हैं, स्कूलिंग है, कॉलेज एजुकेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्कूलिंग से या कॉलेज से आपको कुछ इम्यूनिटी मिलता है। आपको कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आपको खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। और मैं तो कहूँगा कि बड़े नाम के साथ जुड़े रहें। अगर कोई लार्ज बैंक एसबीआई आपका एफडी बना रहा है तो आप एकदम सेफ है। एसबीआई आपको कोई म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेच रहा है तो कुछ रिस्क रहेगा ज़रूर, पर एटलीस्ट फ्रॉड में आपका पैसा बह नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से कई तरफ से इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है कि वो सीखे, इंटरनेट पे सीख सकते हैं, इन्वेस्टर कैंप में सीख सकते हैं, पर उनको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। अपने बेडरूम में बैठ के उनको कोई बताने नहीं आएगा कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हर्ष, आपकी राय जानना चाहूँगा। देखा ये गया है कि जिस प्रकार का रिटर्न शेयर मार्केट दे रही है और देती रही है पिछले कुछ सालों से, कुछ बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाए हैं निवेशक। तो इस सिचुएशन में वो ढूंढते हैं इस प्रकार के निवेश के
तरीके जिससे उनका पैसा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो सके। एफडी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, 9 से 8% का रिटर्न मिलता है और जो कि बहुत ज्यादा निवेशकों के लिए लुक्रेटिव नहीं है। टैक्स, उसका एक टैक्स इंप्लीकेशन भी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ही एक साधारण इंसान के लिए एफडी से ज्यादा लुक्रेटिव या तो एनएससी है या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉन्ग टर्म डेट में पैसा लगाते हैं और तरीकों से। तो और ज्यादा तरीकों की खोज में वो शायद कई बार उनको घाटा खाना पड़ता है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए निवेशकों के नजरिए से, ना कि रेगुलेटर के नजरिए से, जिससे वो इस प्रकार के फ्रॉड से बच सके? खैर मेरे ख्याल से जहाँ तक निवेशकों का सवाल है, इसमें 2 किस्म के निवेशक होते हैं मेरे ख्याल से। 100 में से, जैसे गुप्ता जी ने पहले भी कहा, 100 में से मेरे ख्याल से 95 लोग इस, चाहे रेगुलेशन हो या नहीं हो, 100 में से 95 लोग इसमें नहीं फंसेंगे। इसमें फंसने वाले वो 5% लोग हैं जो, जैसा आपने कहा, दे आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा रिटर्न्स। तो इंग्लिश में कहावत है टू गुड टू बी ट्रू, कि अगर कोई चीज़ इतनी अच्छी लग रही है कि वो सही हो नहीं सकती, तो अगर वो मिल रही है तो वो सही नहीं है। तो मतलब क्लियरली ये इन्वेस्टर एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। इनफैक्ट इवन जो बैकग्राउंड चेक्स हैं, अब तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बात अलग है, बट हमने कई स्कीम्स पहले देखी हैं जहाँ पे कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर उसके साथ, उस कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो, कोई बहुत बड़ी फिल्म हस्ती इन्वॉल्व हो, लेकिन कोई फिल्म हस्ती बोल रही है, कोई क्रिकेटर बोल रहा है, इससे वो स्कीम अच्छी नहीं हो जाती, इससे वो गारंटी पूरी नहीं हो जाती, वो कोई पर्सनली गारंटी नहीं कर रहे हैं। तो क्लियरली मेरे ख्याल से लोगों, रिटर्न अगर आप ज़्यादा चाहेंगे, ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि रिटर्न इज इन लिंक्ड है रिस्क से, और जब तक इन्वेस्टर ये नहीं समझेगा कि बिना ज़्यादा रिस्क लिए मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, और कहीं अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो उसके अंदर बहुत बड़ी रिस्क है, ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन से सॉल्व किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। बाकी बियॉन्ड दैट रियली इट्स अ, बिकॉज इसकी बात आप छोड़िए, आज लॉटरी स्कैम्स में कितने लोग फंस जाते हैं, वो तो एकदम क्लियर स्कैम है, मतलब उसमें तो कोई रिटर्न का भी सवाल नहीं उठता, एकदम बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसमें भी लोग फंस जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो बियॉन्ड अ पॉइंट लालच से, आपके अपने लालच से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये जरूर है कि जो 100 में से आज 95 नहीं फंस रहे हैं, उसको हम 97-98 करने की कोशिश करें। जो 1% 2% है, वो तो उनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए रेगुलेटर का ये उपाय होना चाहिए कि किस तरीके से इसको बड़ा ना होने दें। बाकी ये 2-3% के जो कम करने का सवाल है, ये इन्वेस्टर एजुकेशन से कुछ हद तक सॉल्व होने की संभावना है। गुप्ता जी आप देखिए, इसमें वास्तविकता ये है कि इन्वेस्टर एजुकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब मैंने कुछ देखे हैं, बहुत ही एलिमेंट्री होते हैं। अगर एक्चुअली इन्वेस्टर वो करने लगे तो उसको बहुत ध्यान से वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं सेबी के अंडर में या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में, बहुत ही एलिमेंट्री होते हैं, और वो इस दर्जे के नहीं होते कि वो फ्रॉड को प्रिवेंट करेंगे, बहुत ही एलिमेंट्री होते हैं। उनको बिल्कुल एलिमेंट्री टर्म्स, एलिमेंट्री तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं, ये उसका विधान नहीं है, मैं समझता हूँ उसका। तो आप बताइए क्या क्या सोल्यूशन है? नहीं, तो उसका वही है कि इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई इन्वेस्टर का ध्यान जो है, जैसे मैंने कहा ना, वो बहुत एलिमेंट्री होता है। अब उसको कैसे सिखाया जाए? आप पूरी तरह उसको उंगली पकड़ के तो वो बताएंगे नहीं जी, इतनी बारीक चीज़ें और इतने डिटेल में। अच्छा, फिर वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स में सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो है वो एक्चुअली सॉल्व नहीं करता वो प्रॉब्लम को। क्या एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कानून को इस तरह के फ्रॉडस्टर्स का, ताकि बाकियों को डर हो कि इस प्रकार का स्कैम करने से हमें ये सब इस तरह की सजा का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, डर तो होना चाहिए। मतलब डर, मैं समझता हूँ आपके ये जो पॉइंट है कि उसको डर होना चाहिए, कोई धोखाधड़ी करे, कुछ करे तो उसको सजा मिलेगी। जी। और मैंने कुछ केसेस में देखा है, जैसे सेबी ने पनिश किया है जी, मैंने देखा है कि वो किया है जी, उनको पकड़ में आ गए तो वो करती है, लेकिन किस हद तक करती है और वो 100% वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दे आर डूइंग द ओनली थिंग इज कि वो और इफेक्टिव
हो सकता है क्या, लेकिन ये होना कि भाई 100% वो हो जाएगा, जी जी जी, वो तो। संदीप, क्या सजा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि इस प्रकार के फ्रॉड ना हो? एक प्रकार का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए क्या? ये एक इसका रीजन हो सकता है जिससे कि इस प्रकार के फ्रॉड ना हो? जैसे कि हमने देखा जो स्टॉक गुरु स्कैम में जो पकड़े गए हैं हस्बैंड और वाइफ, क्या आप ये मानते हैं कि बहुत ही सख्त सजा देनी चाहिए जिससे कि इससे फ्रॉड ना हो आगे जाकर? बिल्कुल बिल्कुल सख्त सजा होनी चाहिए। इसके दो पहलू हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा क्रिमिनल, कि जेल में जाए आदमी। तो जो फाइनेंशियल आप देखेंगे उसमें सेबी जैसे कि काफ़ी इफेक्टिव रहा है। आप IPO स्कैम देखिए अर्ली 2000s का, तो उसमें 100-125 करोड़ वो कलेक्ट कर चुके, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था, वो सेबी फ्रीज कर पाया अमाउंट्स को। तो करीब 100% रिकवरी रहा था उस स्कैम में। बट अब जैसे ही अब जेल की बात करते हैं उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इकोनॉमिक ऑफेंस को सीरियसली नहीं लेता है। आप खून करें तो आप जेल जाएंगे लाइफ के लिए, पर अगर आप किसी से चोरी करें, 1000 करोड़ भी चोरी करें, तो क्रिमिनल कोर्ट्स उसको इतना सीरियसली नहीं लेती है। जैसे कि अब प्लांटेशन स्कीम्स में आप देखिए, कन्विक्शंस है उसके बाद भी लोग जेल में नहीं गए कि आपने फ्रॉड किया है, आपने पैसा लिया है टीक प्लांटेशन वगैरह का, तो उनको जेल सेंटेंस नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से कुछ रिफॉर्म्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी होने चाहिए। एब्सोल्युटली। हर्ष, क्या कड़ी सजा ही एक इसका समाधान है? एक समाधान कहना तो मुश्किल है, बट 3-4-5 चीजें जो करनी है उसमें एक चीज ये भी जरूरी है कि जो पकड़े जाते हैं, जैसे अगेन एग्जाम्पल लीजिए कि अगर प्रिवेंट हम सारे नहीं कर सकते, यूएस में मैडॉफ को पकड़ा, 117 साल की सजा है। वो 70 साल के वो थे ऑलरेडी जब पकड़े थे, तो वो अब जिंदगी में कभी खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। तो क्लियरली ये जो एक मैसेज जाता है कि अगर आप फ्रॉड करेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। पैसा भी उनका वापस ले लिया सारा जितना था, और सजा भी हो गई। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ है ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए। प्रिवेंट करना तो बहुत मुश्किल है, कम करने के लिए ये एक पिलर है जो बहुत ज़रूरी है। जो संदीप ने कहा कि क्रिमिनल सिस्टम इसको सीरियसली नहीं लेता, ऑब्वियसली क्रिमिनल सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इवन मर्डर को भी सीरियसली इतना ज़्यादा शायद नहीं लिया जाता। तो ये तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, तो क्लियरली वो जो एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं सुधरेगा जब तक ये एक और पिलर कैसे बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने का। तो संक्षेप में कहें तो कानून में भी प्रावधान होने चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन देखा जाए तो एक सही रिटर्न का मापदंड क्या है, रिस्क क्या है, जोखिम जिसे कहते हैं वो क्या है, एक निवेशक को समझना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ इस प्रकार के फ्रॉड और स्कैम होते रहेंगे। संदीप, हर्ष और मिस्टर गुप्ता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, इस विषय पे आपने हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मनी मंत्रा पे फिलहाल इतना ही।